अब हम लोग इसमें अत लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आया है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो बताइए विलयन के हिमांक में कितना अवनमन होगा और विलयन का हिमांक कितना होगा। तो 30 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, C2H6O2, इसे घोला गया कितने में, 450 ml जल में, 450 ग्राम जल में घोला गया। तो हम लोग उसका पहले मोलेकुलर वेट निकाल लेंगे। तो 12 दूनी 24, 6 एकम 6 और O का 16 होता है, 16 दूनी 32। तो कितना निकलेगा इसमें, 32 और 6 38, 38 और 4 42 और 20 62, 62 निकला इसका मोलिकुलर वेट। तो पूछा इनने विलायक में हिमांक में अवनमन कितना होगा। तो डेल्टा TF क्या होता है, 1000 इंटू KF इंटू W/M इंटू कैपिटल W, ये सूत्र होता है इसका। तो हमें निकालना है 1000 इंटू KF का मान होगा 1.86, W कितना है 30 ग्राम, अपॉन M का मान कितना है 62, और कितने ग्राम जल में घुला गया, 450 ग्राम जल में। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 से 15 बाई कट गया, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 200 आ गए। तो 200 इंटू 1.86, इसका गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो ये कट जाएगा 100 बार। तो आ गया 200/100 लगभग 2, तो 2 केल्विन लगभग इसका आंसर आ गया, ठीक। अब कह रहे विलयन का हिमांक कितना होगा। तो डेल्टा TF इक्वल टू होता है T0 माइनस T1, ठीक। तो जल का हिमांक कितना होता है, माइनस के 273.15 केल्विन, और डेल्टा TF कितना निकला, 2 केल्विन। तो यहाँ से हम T1 निकाल लेंगे विलयन का हिमांक। तो T1 इक्वल टू T1 निकला तो माइनस का हो जाएगा 273.15 माइनस के 2, लगभग आंसर आएगा 271.15 केल्विन। इस प्रकार से विलयन का हिमांक आ गया हमारा 271.15 केल्विन, और हिमांक का कितना आया, 2 केल्विन। इस प्रकार से ये वाला सवाल हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो निम्न को परिभाषित कीजिए, मोलंस और मोललता। तो मोलंस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी विलयन में उस अवयवी पदार्थ के मोलों की संख्या और उस विलयन में कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो मान लिया कोई विलय पदार्थ A है, तो का इक्वल टू हो जाएगा Na/Na प्लस Nb। तो आप कैसे लिखेंगे कि किसी पदार्थ का जो मोल प्रभाव होता है वो क्या होता है, उस पदार्थ के मोल बटे उस विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उसका मोल फ्रैक्शन या मोलंस कहते हैं। सेकंड उसमें ऑप्शन था मोललता। मोललता क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। तो 1 किलोग्राम विलायक में जो नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल होते हैं पदार्थ को उसे हम मोललता कहते हैं। तो मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोललता इक्वल टू N/W किसमें होगा, किलोग्राम में। तो विलेय के मोल बटे विलायक का मास किसमें होगा, किलोग्राम में। इस प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन लिया था। तीसरा क्वेश्चन आया इसमें लेंथेनाइड संकुचन और लेंथ संकुचन के प्रभाव की विवेचना। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो लेंथेनाइड सीरीज हमें पता है 4F सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज। तो सीरियम 58 से Lu 71 तक ये 4F श्रेणी है, इसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं।
तो बाएं से दाएं जाने पर इनका जो आयनिक रेडियस होता है C3+ से लेके Lu3+। तो बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में होने वाली समग्र कमी को, मतलब होने वाली पूरी कमी को, समग्र कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो संकुचन माना होता है कमी, सिकुड़ना। तो लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम से Lu तक जाने पर आकार निरंतर घटता जाता है। तो आकार में होने वाली समग्र कमी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुचन। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका जो प्रभाव होता है उसके कारण हमें पता है, जैसे आपको पता है कि 4D श्रेणी में 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। तो 4D श्रेणी में आता है जिरकोनियम 40, 5D में आता है हाफनियम 72। तो इस संकुचन के कारण क्या होता है? 4D श्रेणी के तत्व जो होते हैं और जो 5D श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी आयनिक रेडियस Zr4+ की जो आयनिक रेडियस होती है वो लगभग HF4+ के इक्वल हो जाती है। इस संकुचन के कारण क्या होता है? वैसे साइज में बहुत भिन्नता होनी चाहिए थी 4D और 5D श्रेणी की, लेकिन इस संकुचन के कारण इनके आकार लगभग क्या हो गए? समान हो गए या इक्वल हो गए। ठीक, तो ये इसका प्रभाव है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया है, तीसरा क्वेश्चन है FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 पे 1-। इसके बना दे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके पूछा है, इसके बनाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है? इसमें दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा सिस फॉर्म, समपक्ष रूप कहते हैं इसे हम लोग, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म, इसे कहते हैं विपक्ष रूप। तो ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म ये आइसोमेरिज्म होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें दो रूप पाए जाते हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो इसके हमें दो रूप बनाने हैं, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। तो Fe, तो NH3 CN 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 और यहाँ NH3 और यहाँ भी हमने ले लिया CN। ठीक, तो देखो ये जो रूप है ये सिस फॉर्म है। तो जो लिगांड है वो एक तरफ यहाँ पे देखो स्थिर है। ठीक, तो ये कौन सा रूप होगा? इसे कहेंगे सिस रूप। क्या कहेंगे इसका? अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाएं तो ये जो लिगांड है वो अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये प्लेन है तो एक हम NH3 ऊपर और एक NH3 प्लेन के नीचे। तो जब एक ऊपर होगा और एक प्लेन के जस्ट नीचे होगा तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। तो इसे हम अगर FeNH3 प्लेन के ऊपर है और एक NH3 का है प्लेन के नीचे, यहाँ कम रिपल्सन होता है तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा, यहाँ रिपल्सन कम। तो ट्रांसफॉर्म इसलिए मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ NH3 यहाँ NH3 और यहाँ आप क्या करते हो? CN 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 और CN। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्म है ये हमारा ट्रांसफॉर्म कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रिपल्सन होता है, ट्रांसफॉर्म बहुत ही कम रिपल्सन होता है। तो ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। तो जहाँ सिस और ट्रांसफॉर्म की बात की जाए उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।